वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसिस चार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी डेली वर्कशीट आती रहती हैं। उन डेली वर्कशीट के बेस पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आपके मार्क्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनमें से किसी एक पर टिक करना है और आपको बताना है वो आंसर सही होगा या नहीं। ये आपने जो वर्कशीट करी है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आया करेंगे। ठीक है, मैं इसको बारी बार से अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द क्विज। ये जो क्विज आप देने जा रहे हैं इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शन आपको सही से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत से पढ़ लिए तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, फिर बाद में उनका गलत हो जाता है। उसके बाद हमें बताया गया कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनमें 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आप टेस्ट देने से पहले ये श्योर कर लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपको एक ही बार अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कि आप किसी मोबाइल से यूज़ करा फिर आपने दूसरे मोबाइल से टेस्ट देना शुरू कर दिया। मतलब आप एक ही बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सोच समझ के सही टेस्ट देना, अच्छे से समझ के देना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कोई नहीं है, आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो आप नेम लिखने जा रहे हैं वो आपके स्कूल में रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए। अगर नाम की स्पेलिंग गलत हो गई तो आप जो है कोई ना कोई चीज़ गलत कर दोगे, तो फिर आप वो ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको जो है स्कूल नेम लिखना है। एक्चुअली में आप स्कूल नेम यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्कूल खुल कर आ जाएंगे। जो आपका स्कूल होगा उसे सिलेक्ट कर लेना, ध्यान से सिलेक्ट करना, कहीं किसी और का स्कूल सिलेक्ट मत कर लेना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अब आ जाइए। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप आंसर अच्छे से दे दें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि कौन सा जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो गलत है। ठीक है, तो आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं और चारों में से आपको एक पे करेक्ट करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूँ। बच्चों, एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जब यहाँ पर हमें टाइम और या वेलोसिटी दी हो, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलते हैं नो एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है। और अगर वो एक्सेलरेशन जैसे ऐसे बढ़ रहा है, शुरुआत वाले को इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, बाद वाले को फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है, तो ये पहले ये बाद में है। जब ये बढ़ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ही कहेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है। लेकिन वही एक्सेलरेशन जब घटना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका इनिशियल जो है बड़ा है, फाइनल की वैल्यू छोटी है, तो इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ बता रखा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है इनिशियल से, बिल्कुल सही कह रहा है ना। पहले वाला तो सही है, आपको बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही नो एक्सेलरेशन तब होता है बच्चों जब वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या गलत बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि वो गलत बोल रहा है या नहीं गलत बोल रहा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जब एक्सेलरेशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ रही होती है। आप देख सकते हैं जब एक्सेलरेशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी बड़ी होती है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इज मेजर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को तभी मापेंगे जब वो स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सही। जब वो स्ट्रेट होगा तभी हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा आंसर ठीक होगा और आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ के उसको बताना। इनडायरेक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द ग्राफ। जो है आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है कि आपको बताना है कि इस ग्राफ में जो है कौन सी पोजीशन रेस्ट को दिखाती है, मतलब कौन दिखा रहा है
कि वो विराम अवस्था में है। देखो जब ये नीचे जा रहा है तो अब देखो टाइम बढ़ रहा है तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये गति कर रहा है ना, ये मोशन में है ना, ये भी मोशन में है ना, इसका मतलब ये मोशन में नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आप आ जाइए। नेक्स्ट बोला गया है एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। उसमें बोला गया पी क्यू आर नाम दे दीजिए, पी क्यू आर हमने नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा है पी क्यू बराबर क्यू आर के, ये कह रहा है ये जो पी क्यू है ये क्यू आर के बराबर है, ठीक है। इसने बोला एल एम एन जो मिड पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है और ये जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बच्चों ये चीज़ इसके बराबर होती है, ये चीज़ इसके बराबर होती है, ये चीज़ इसके बराबर होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब ध्यान से देखो पी एन बराबर आर क्यू, क्या इतना सा हिस्सा पी एन इतने बड़े हिस्से के बराबर हो सकता है आर क्यू के, हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये ठीक है या नहीं। उसके बाद अगला है आर पी बराबर आर एम। आर पी ध्यान से देखिए, आर पी इतना बड़ा हिस्सा और आर एम का इतना छोटा सा हिस्सा क्या बराबर हो सकता है, आपको करेक्ट बताना है। उसके बाद आपको देखा क्यू आर इतना बड़ा हिस्सा और एल एन ये छोटा सा हिस्सा बराबर हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। आप उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैग दे रखा है, उसमें 5 रेड बॉल है, 8 जो है वाइट बॉल है और 4 जो है वो ग्रीन बॉल है। तो इसने बोला एक मार्बल को निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जिस मार्बल को निकाला जा रहा है वो एक वाइट होगा। एक वाइट का मतलब ये नहीं कि ऊपर एक लिख देंगे, ऊपर वो चीज़ आएगी जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे वाइट की बात कर रहे हैं तो वाइट कितने आप समझ गए होंगे, वाइट कितने 8। नीचे क्या आता है टोटल आता है, कई बच्चे 5, कई बच्चे 8, कई बच्चे 4 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको टोटल लिखना है, मतलब टोटल इन सबका लिखना है। तो आप खुद बता सकते हैं कि 5, 8 और 4 कितने होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। इस तरीके से मैं अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसका कौन सा कार्य नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखो, अगर बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, तो उसके अंदर वो अपने पर्सन खुद सेलेक्ट करते हैं ना। जैसे राजौरी गार्डन है, शास्त्री नगर है, शास्त्री पार्क है, गीता कॉलोनी है, गणेश नगर है, तो जितने भी सारे नगर हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उनमें जो चुनाव आयोग कहता है कि वे इस पर्सन को खड़ा कर दो, इस पर्सन को मत खड़ा करो, इसको खड़ा कर दो, इसको खड़ा कर दो। हर पार्टी अपनी मर्जी से तो चुनती है ना, हर पार्टी अपनी मर्जी से तो चुनती है प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन है किसी कैंडिडेट का वो इलेक्शन कमीशन करेगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। अभी इलेक्टोरल रोल वो तैयार करता है, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। जैसे अगर वो एज छुपा रहा है, अपनी इनकम छुपा रहा है, कई प्रकार के मैटर होते हैं। अगर चुनाव आयोग से गलत पाता है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है, करप्शन कर रहा है, तो उसको चुनाव आयोग कैंसिल कर सकता है उसकी सीट को, ठीक है। तो ये भी इसके पास राइट है, ये भी इसके पास राइट है। और पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन तो करेगा। जैसे आम आदमी पार्टी जब झाड़ू को लेकर आई थी, झाड़ू उसने सिंबल चुना था, उसने बोला था कि मुझे एक पार्टी बनानी है, तो उस पार्टी को बनाने का राइट तो उस पर्सन के पास था, लेकिन उसको रजिस्टर्ड किसने करा था, रजिस्टर किसने करा था बच्चों, इलेक्शन कमीशन ने करा था ना। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस काम को भी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता। इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यू आर गिविंग दिस एडवाइस टू योर फ्रेंड। अगर आप कभी भी अपने फ्रेंड को एडवाइस देते हैं तो कौन सा मोडाल्स यूज़ किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि मोडाल्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे मस्ट जो है वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, जहाँ कर्तव्य की बात की जाती है, ठीक है, इच्छा की बात की जाती है, तो वहाँ ऑफर दिया जाता है ना, वहाँ पे भी मोडाल्स लगाया जाता है, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस सलाह के लिए होता है, और सलाह हम किस में देते हैं, किसी को कहीं पर भी कहीं सलाह दे देते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि बेटा अपना भविष्य अच्छे से बनाओ, रोड लर्निंग को छोड़ दो, रट्टाफिकेशन छोड़ दो, कंसेप्ट को क्लियर करो, तभी जीवन में सफल होगे। ठीक है, इस समय तुम्हारे पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। तो अब मैंने बहुत सारी आपको एडवाइस दी, तो एडवाइस कहाँ, इनमें से कौन सा वर्ड लगाएगा, जैसे ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, ये भी अब शुड जो है वो कहाँ लगाया जाता है, एडवाइस के लिए लगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। नीड टू जो होता है वो ज़रूरत को बताता है कि तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो है कौन सा आंसर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्टर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ क्लाइंबर हैं जो फंस गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं हिमालयन माउंटेन में। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉम आ गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा स्ट्रॉम आ गया है। अब देयर इज ए सीरियस डेंजर ऑफ द एनवलेंस, और एक बहुत बड़ा खतरा आ गया एनवलेंस का। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है। ठीक है, मतलब मैन और हिमसेल्फ, मतलब आदमी जो है और उसके बीच में स्वयं का है। ठीक है, मैन और नेचर का है, मैन वर्सेस मैन का है, या मैन वर्सेस सोसाइटी का है। तो आप खुद सोचिए, जो स्ट्रॉम होता है वो नेचुरल होता है ना, नेचुरल होता है ना प्यारे बच्चों। तो अब वो किसके बीच में होगा, प्रकृति और इंसान के बीच में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा आंसर आएगा। इस तरीके से मैंने आपको सारे आंसर समझा दिए। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सकता है वैसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर स्टूडेंट्स।